ठीक है। अच्छा, क्लास कल हमने स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और काफी सारा पोर्शन हम उसमें कवर कर चुके थे। हमने स्टार्ट किया था चिक डेवलपमेंट से, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के हैंड्स पे आ गए थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हैंड का एक पॉलीलेसिथल होता है, इसका मतलब उसमें जर्दी का कंटेंट ज्यादा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेंटर में लाई कर रहा होता है, और उस सेंट्रल बॉडी को हम एनिमल पोल, जर्मिनल डिस्क या फिर ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यॉक के ऊपर, जर्दी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डेट इज कॉल्ड वैटलन मेम्ब्रेन, और उसके आसपास आपको सफेदी मिलती है। उस सफेदी को हम किसका नाम देते हैं? एल्बुमिन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, उस एल्बुमिन के साथ हमारे पास दो कॉर्ड्स भी होती हैं, जिसे हम किसका नाम दे रहे थे? चलेजा। और ये चलेजा कल मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया था। और फिर हमने बताया था कि पूरा का पूरा जो भी यॉक कंटेंट है और एल्बुमिन कंटेंट है वो किसके अंदर सराउंड हुआ हुआ है? वो एक हार्ड कोट के अंदर सराउंड हुआ हुआ है, जिसे हमने किसका नाम दे दिया था? शेल का। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि शेल हमारे पास एक हार्ड मटेरियल है प्लस पोरस है। पोरस का मतलब मैं आपको कल भी बता चुका था कि उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगी, वहां पे आपको बारीक बारीक बीट्स नजर आ रहे होंगे, बारीक बारीक गड्ढे नजर आ रहे होंगे, इसलिए हम उसे पोरस कह रहे थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो हार्ड कोट के अंदर क्लोज होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ गए थे फिर उसके बाद हमने कुछ इंक्यूबेटर्स और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों, और साथ साथ हमने कुछ फर्टिलाइजेशन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने देख लिया था कि चलेज़म किसे कहते हैं, ठीक है। चलेज़म में मैंने आपको बताया था दो वाइट कॉर्ड्स होती हैं। ये मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा ऑन किया, इसलिए टाइम लगा है। ठीक है, ऐसे हम चिलेजा का नाम दे रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे चले गए थे, मैंने आपको दिखाया था कि वो जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टोडिस्क या फिर एनिमल पूल हम किसे कहते हैं? इस रेड कलर के पोर्शन को। ये रेड कलर का पोर्शन बिल्कुल से एक नया बने हुए अंडे में तो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे अंडा पुराना होता रहता है तो फिर उसके अंदर ये जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क या फिर एनिमल पूल हमें नजर आने लग जाता है। फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन को देखा था कि मुर्गी के अंदर जो अंडा था वो बॉडी के अंदर बन रहा था, जो इसकी वजह से हम इसे किसका नाम दे रहे थे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो सब आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जायगोट बनता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे कि क्योंकि मुर्गी की बॉडी में अंडा अंदर बनता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, जहां बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ये सब हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। और मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर 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 मुर्गी अंडा दे देती है। इसका मतलब साल के अंदर तकरीबन 300 तक मुर्गी अंडा दे सकती है। फिर उसके बाद हमने फर्टाइल एग को देखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर जर्दी के ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, यहाँ मेरा माउस का कर्सर भी होगा, अगर ये पोर्शन आपको बड़ा नजर आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो अंडा जो है वो फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब इसमें से बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर ये बिल्कुल एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अनफर्टाइल है और इसमें से कभी भी एग नहीं, इसमें से कभी भी चिक डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद हम इंक्यूबेशन पे आ गए थे। इंक्यूबेशन पे हमने पढ़ा था कि अगर आपने एग को हीट करना शुरू करा, कितना? तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब उसकी डिफरेंट सोर्सेज हैं, या तो आप उसे मदर के थ्रू कर लीजिए हीट, या फिर अगर आपकी मुर्गी भाग गई है तो फिर आप उसे इंक्यूबेटर में डाल दीजिए, तो आपके पास चिक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली 28 डेज के अंदर ये चिक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक इंक्यूबेटर की डायग्राम भी देखी थी। असल में मैं साथ साथ इनको इंक्लूड भी कर रहा हूँ, इसलिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैंने इंक्यूबेटर की डायग्राम भी आपको शो कर दी थी। देखिए, मीटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37.8 था, और ये एक बहुत छोटा सा सेटअप था। जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो यही सेटअप बहुत बड़ा होता है, मशीनरी प्रॉपर होती है, यहाँ तो इतनी प्रॉपर मशीनरी नहीं है। फिर हम हैचिंग पे आ गए थे। हैचिंग में हमने पढ़ा था कि तकरीबन 28 डेज के अंदर आपके पास जो बेबी होता है वो बाहर आने लग जाता है। कभी 19 डेज पे भी आ जाता है, कभी 20 डेज पे भी आ जाता है। इसी तरह से बिल्कुल ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। ह्यूमन में भी 9 मंथ एग्जैक्ट नहीं है,
कभी कभी आपके पास ऐसा भी होता है कि वो 8.5 मंथ्स के बाद भी आ जाता है, कभी 9 मंथ्स में आ जाता है, कोई कोई तो 9 के बाद भी आता है। तो हमने एक एवरेज वैल्यू लगाई है कि 9 मंथ्स। इसी तरह से एग के अंदर भी यही है कि 21 डेज एक एवरेज वैल्यू है, और वो एवरेज वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी डायग्राम्स देखी थी, तो इन डायग्राम्स को जल्दी से गुजार देते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारे पास मुर्गी आ गई थी, और फिर ये सब हम कल पढ़ चुके थे। आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करें चिक डेवलपमेंट में। अच्छा देखें, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है बॉडी के अंदर जायगोट बन चुका है। जैसे ही बॉडी के अंदर जायगोट बन जाएगा, अब जब सेल डिवीजन होगी जायगोट के अंदर, तो फिर आप उसे क्लेवेज का नाम देंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब भी सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, जब भी आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जायगोट बन चुका है। जब आपके पास जायगोट बन जाएगा, अब सेल के अंदर जो भी डिवीजन होगी, इसका मतलब जब जायगोट डिवाइड होगा, तो उस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे? क्लीवेज का नाम देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, क्लीवेज इज द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। वो कह रहा है क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है माइटोटिक डिवीजन का। माइटोटिक डिवीजन आपको पता है कि माइटोसिस को कहते हैं, और माइटोसिस के अंदर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जायगोट बनने के बाद, अब सेल जब उसके अंदर डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, तो इसे आप किसका नाम देते हैं? क्लीवेज का नाम देते हैं। ठीक है, क्लीवेज का मतलब सिंपल डिवीजन है जो कि आफ्टर जायगोट हो रही है। फिर उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि चिक क्लीवेज जो है, चिक के अंदर जितनी भी डिवीजन होती है सेल की, वो डिस्क्वाइडल टाइप होती है। डिस्क्वाइडल टाइप किस लिए होती है? क्योंकि इसका जो ब्लास्टोडिक्स होता है या एनिमल पोल होता है या आपके पास जर्मिनल डिक्स होती है, वो कहाँ पे लाई कर रही होती है? सेंटर में लाई कर रही होती है। वही वाला पॉइंट जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हैंड में आपको पढ़ाया था कि प्रोटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एनिमल पोल, ब्लास्टोडिक्स और जर्मिनल डिक्स। तो अगर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म पूरे एग में नहीं फैला हुआ, साइटोप्लाज्म सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर है, एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर है, तो फिर हम उस डिवीजन को कहते हैं डिस्क्वाइडल टाइप। सेकेंड आपके पास वो कह रहा है इन चिक क्लीवेज, जब जायगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होती है, तो जर्मिनल कैविटी, जर्मिनल कैविटी, देखें कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। जर्मिनल का मतलब होता है रिलेटेड टू सेक्स सेल्स। इसका मतलब यहाँ पे जायगोट की बात हो रही है, क्योंकि जायगोट भी सेक्स सेल से ही बनता है। तो जायगोट के अंदर जो भी कैविटी है, उसे हम किसका नाम दे रहे हैं? जर्मिनल कैविटी का नाम दे रहे हैं। सो इन चिक क्लीवेज, जर्मिनल कैविटी इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। जब डिवीजन होती है तो वो कंप्लीटली नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि आधा जायगोट लेफ्ट पे डिवाइड हो गया और आधा जायगोट राइट साइड पे डिवाइड हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा होता, इनकम्प्लीट होती है। इसकी वजह से आप इसे किसका नाम देते हैं? मीरोब्लास्टिक। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको हल्का सा ड्रॉ करें ना, तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, जो सपोज ये एक बॉडी है, ये एक जायगोट है। इस जायगोट को हम डिवाइड कर रहे हैं। जब इस जायगोट को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास कंप्लीटली दो हिस्से हो जाएंगे इसके, और जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये तकरीबन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें डिवीजन ऐसी होती है कि डिवीजन तो होती है लेकिन कंप्लीटली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक होने के बाद रुक जाएगी, या यहाँ तक होने के बाद रुक जाएगी। तो कैविटीज दोनों डिवाइड होती हैं, लेकिन कैविटीज कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम इसे मीरोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, कुछ टैक्स भी आए हुए हैं। सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। हसन, सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे ये कहा है कि जो आपके पास चिक क्लीवेज है ना, चिक क्लीवेज जो है वो डिस्क्वाइडल टाइप है। डिस्क्वाइडल टाइप उस अंडे के अंदर होती है जिसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो सेंटर पे लाया करता है। अगर प्रोटोप्लाज्म सेंटर पे लाया करता है, तो आप उसे किसका नाम देते हैं? डिस्क्वाइडल टाइप। मुर्गी का अंडा मैंने आपको बताया था ना, मुर्गी के अंडे में जितनी भी क्लीवेज होती है वो सेंटर में होती है, और जब सेंटर में होगी तो फिर आप उसे डिस्क्वाइडल टाइप का नाम देंगे। अगर नहीं होती तो फिर वो नॉन डिस्क्वाइडल है। तो कंटेंट कहाँ है? सारा का सारा सेल का कंटेंट क्योंकि सेंटर में होता है, तो इसलिए हम इसे किसका नाम दे रहे होते हैं? डिस्क्वाइडल टाइप का नाम दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में वो आपसे कह रहा है कि जो जर्मिनल कैविटी होती है क्लीवेज की,
वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जायगोट कंप्लीटली बीच से 2 हो गए। क्लीवेज होती है लेकिन 100% नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है। अगर अगर ये आप देखें ना, इसका मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि डिवीजन अगर हो रही है तो यहाँ से डिवीजन नहीं होगी, इतनी डिवीजन रह गई। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से समझो कि कहीं ना कहीं से वो ज्वाइंट होंगे। अगर वो कहीं ना कहीं से ज्वाइंट हैं, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कैविटी जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई। और अगर कभी भी कैविटी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो उसे हम मीरोप्लास्टिक कहते हैं। खैर, ये भी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा डायग्राम से, आपको और क्लियर हो जाएगा। लाए बस घर बोले क्या पूछना है। फिर वो आपसे कह रहा है कि जो क्लेवेज होती है, क्लेवेज होने के बाद जो आपके पास क्लेवेज है वो फर्स्ट 2 प्लेन्स की कैसी होती है, वर्टिकल होती है। वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस। देखें, वर्टिकल, ये तो आपको भी पता होगा कि वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस। इसका मतलब डिवीजन कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि पहली दो जो डिवीजन होती हैं वो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, वर्टिकल है। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है, जो थर्ड वन है, तीसरी वाली जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। तो शुरू की 2 दफा जो डिवीजन होती है, शुरू की 2 डिवीजन जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, और तीसरी वाली जो डिवीजन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। और इसके पीछे मैंने पूरी डायग्राम भी बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रात को बैठ के क्रिएट की है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, सपोज ये आपका एक जायगोट है। ठीक है, ये जायगोट को हमने 20 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसे 20 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या है, ये पहली डिवीजन हो गई। और देख लें लाइन बिल्कुल सीधी है। ऐसे ही ना, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आती है उसे हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ मैंने एरो देके बताया भी, ये आपके पास पहली वर्टिकल डिवीजन है। ये जायगोट था, जो हमारे पास सर्कल था वो जायगोट है। जायगोट के अंदर पहली डिवीजन कैसी होती है, वर्टिकल। अब जैसी जायगोट के अंदर पहली डिवीजन स्टार्ट होगी तो देखें जायगोट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और आगे चलें, अब सेकंड डिवीजन पे आ जाते हैं। सेकंड डिवीजन दोनों सेल्स में होगी, इधर लेफ्ट वाले सेल में भी होगी और राइट वाले सेल में भी होगी। ये देखें, ठीक है। अब जब ये वाले सेल के अंदर डिवीजन हुई है, देखें, अब पहले आपके पास जब जायगोट के अंदर पहली वर्टिकल डिवीजन हुई थी तो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब जब आप सेल के अंदर डिवीजन करेंगे तो देखें सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो गया। और देख रहे हैं सेल्स की लेंथ जो है वो इलोंगेट है। ये मैंने शो कर दिया कि ये वाले सेल के अंदर भी जो डिवीजन हुई थी वो सेकंड है, और ये वाले हाफ के अंदर भी जो डिवीजन हुई थी वो भी सेकंड है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ वर्टिकल डिवीजंस, जब वर्टिकल डिवीजंस कंप्लीट हो जाएंगी तो जायगोट 4 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखें, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि टोटल आपके पास 2 वर्टिकल डिवीजन होंगी और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी जायगोट के अंदर। तो वर्टिकल डिवीजन तो हम कर चुके हैं, अब आपके पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बारी है। और अब आपके पास सेल्स कितने हैं, टोटल 4 सेल्स हैं। देखें, एक सेल ये रहा, मैं आपको मार्क करा देता हूं। ये देखें, एक सेल आपके पास ये रहा, एक सेल आपके पास ये रहा, एक सेल आपके पास ये रहा, एक सेल आपके पास ये रहा। टोटल 4 सेल्स आपके पास बन चुके हैं। अब इन चारों में जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखें, डिवीजन हो गई। अब देखें आपके पास जो जायगोट है वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल आपके पास 8 सेल्स हो गए। और ये मैंने बता दिया कि ये कौन सी डिवीजन है, लास्ट डिवीजन है, जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो एट द एंड ऑफ थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपके पास एक ही जायगोट के अंदर 4 डिफरेंट सेल बन जाते हैं। तो ये सेल बनना क्या कहला रहा है, ये क्लेवेज ही तो है। फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन क्लेवेज है, सेकंड वर्टिकल डिवीजन क्लेवेज है, थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्लेवेज है। तो जब जायगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, जायगोट डिवाइड होता है, इस डिवीजन को ही तो हम क्लेवेज कह रहे होते हैं। अच्छा, जब जायगोट के अंदर ये 8 सेल बन जाएंगे ना, तो इस स्टेज को हम किसका नाम देते हैं, इस स्टेज को हम जो नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं मोरुला का। ठीक है, अभी मैं आपको मोरुला को भी डिस्कस करा देता हूँ। मोरुला हम किसे कहते हैं बेटा, चैप्टर नेम भी आप बीच में पूछ रहे हैं। खैर, चैप्टर नेम आपका 5 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अच्छा देखिए मोरुला को भी देख लें। मोरुला आपको पता ही है, मोरुला क्या होता है, जब जायगोट के अंदर 8 सेल्स बन जाते हैं तो उस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम मोरुला का नाम दे देते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, क्लीवेज रिजल्ट्स इन क्लोजली पैक्ड सेल्स कॉल्ड मोरुला। जब आपके पास डिवीजन होती है और डिवीजन होने के बाद आपके पास 8 सेल बन जाते हैं तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, मोरुला का नाम देते हैं। अच्छा, और मोरुला बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल रहता है और फौरन ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो फौरन ही ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब असल में आप बार बार एक तो वीडियोस ऑन कर देते हैं, फिर दूसरी बात आप बार बार एंटर हो रहे होते हैं तो मैं वो लाइन ही नहीं पढ़ पाता हूँ पूरी। सो इट इज अ शॉर्ट स्टेज एंड चेंज इनटू ब्लास्टुला। मैंने आपको बताया कि जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होती है तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं, क्लेवेज का। अभी तक हमने टोटल 3 क्लेवेज पढ़ी हैं, पहली वर्टिकल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी हॉरिजॉन्टल। जब 2 वर्टिकल डिवीजन हो जाएंगी तो आपके पास 4 सेल बन जाएंगे, जब एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी तो आपके पास टोटल 8 सेल बन जाएंगे। इस स्टेट को आप मोरुला का नाम दे देंगे। अब ये जायगोट नहीं कहलाएगा, अब यही जायगोट मोरुला कहलाएगा। इसका मतलब जब आप 8 सेल बना देंगे, अब वो जायगोट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अब वो क्या पढ़ा जाएगा, मोरुला पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अब आगे और डिवीजन होगी, जब नंबर ऑफ सेल्स और बनेंगे तो अब आप उसे किसका नाम दे देंगे, ब्लास्टुला का नाम दे देंगे। ठीक है, जब 8 सेल बनते हैं तो उसे हम मोरुला कहते हैं। जब 8 के 8 डिवाइड होंगे तो जाहिर बात है अब 16 सेल बनेंगे, और जब 16 सेल्स बन जाएंगे तो आप इस कंडीशन को ब्लास्टुला कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब जब मोरुला के अंदर जो भी सेल्स हैं जब वो डिवाइड होने लग जाएंगे तो आप उसे किसका नाम देंगे, आप उसे ब्लास्टुला का नाम देंगे। और इस सवाल को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये साल पेपर में 100% रखा हुआ है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर वो आपसे क्या कह रहा है, ब्लास्टोडर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। अब सेल्स जो हैं वो 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड भी फिल होता है। ठीक है, उस लिक्विड को हम कहते हैं सेगमेंटेड कैविटी और ब्लास्टोसील। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ब्लास्टुला के जो सेल्स होते हैं, ब्लास्टुला के सेल्स के कुछ अपर लेयर्स होती हैं, कुछ लोअर लेयर वाले पे होते हैं। तो 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अपर वाली लेयर को हम एपीब्लास्ट कहते हैं, अभी मैं लिखा हुआ भी आपको दिखा दूंगा, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इनके बीच में जो भी खाली जगह है जहां पे लिक्विड स्टोर हुआ हुआ है उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड कैविटी या फिर ब्लास्टोसील। ठीक है, दीस लेयर्स आर एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट का मतलब ऊपर वाली लेयर है, हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट का मतलब नीचे वाली लेयर है। फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि अब जब ये सेल्स डिवाइड हो गए, अब जो भी आपके पास सैंपल है उस सैंपल के मार्जिनल सेल्स जो हैं, मार्जिनल सेल्स क्या होते हैं, मार्जिनल सेल्स हम कॉर्नर के सेल्स को कहते हैं। ये साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, मार्जिनल सेल्स हम कॉर्नर के सेल्स को कहते हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें बेटा, क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि और तैयबा अगर आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही तो फिर आपने ना स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, इसलिए आपके पास नहीं आ रही। देखें क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि डिस्कस द 3 जर्मिनल लेयर्स इन चिक डेवलपमेंट। ये लॉन्ग में आ रहा होता है और ये उम्मीद है कि वो इस साल भी आएगा। देखें बार बार वीडियोस ऑन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पढ़ाना आपने या मैंने। अच्छा खैर, मैंने आपको बताया कि 2 लेयर्स हैं, एक अपर लेयर है एक लोअर लेयर है। अपर लेयर को हम एपीब्लास्ट कहते हैं, लोअर लेयर को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, हाइपोब्लास्ट का। फिर मैंने आपसे बोला कि जो मार्जिनल सेल्स होते हैं, वो मार्जिनल सेल्स का मतलब क्या है, जो भी अब जो भी जायगोट की कंडीशन है उसकी जो ऊपर वाले सेल्स होंगे, ऊपर कॉर्नर वाले सेल्स होंगे, बॉल के कॉर्नर वाले सेल्स, उसे हम मार्जिनल सेल्स कहते हैं। ठीक है, वो अनसेपरेटेड रहते हैं, अनसेपरेटेड का मतलब वो सेपरेट नहीं हुए हुए। ठीक है, अच्छा उसे आप किसका नाम देते हैं, जोन ऑफ जंक्शन या फिर एरिया ओपेका। या तो आप उसे किसका नाम देते हैं, जोन ऑफ जंक्शन, और या फिर आप उसे क्या कह रहे थे, एरिया ओपेका। अच्छा, अब जो सेंटर वाला पोर्शन है जायगोट का, इस वक्त जो जायगोट की हालत है उसकी जो कॉर्नर के सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो जोन ऑफ जंक्शन कहलाएंगे या फिर वो एरिया ओपेका कहलाएंगे। और जो सेंटर में, जो जायगोट के सेंटर में सेल्स हैं उसे आप किसका नाम देते हैं, एरिया पैलोसिडा। मैं अब आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, डायग्राम से देख लें ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये एक जायगोट है। ठीक है, इस जायगोट में देख रहे हैं 2 अलग अलग लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी डार्क नजर आ रही है, नीचे वाली लेयर आपको थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है, सेंट्रल वाली। तो जितना भी पोर्शन जो कि सेंटर पे, ठीक है, जितना भी पोर्शन जो कि सेंटर पे, उसे आप किसका नाम देते हैं, उसे आप एरिया पैलोसिटा का नाम देते हैं। और जितना भी पोर्शन जो कि कॉर्नर पे,
उसे आप किसका नाम देते हैं? एरिया ओपेका का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको दिखा हुआ है, देखें डायग्राम आपको शो कर रही है। देखें ये जो डार्कर पोर्शन है ना, ये देखें ये मार्जिनल सेल्स हैं। मार्जिनल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो देख लें इसे हम किसका नाम दे रहे हैं? एरिया ओपेका का। और जो सेंटर में सेल्स हैं उसे हम किसका नाम दे रहे हैं? एरिया पैलोसिटा का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं आप, मैं आपको मार्कर से शो कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये अगर आप देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ से कुछ सेल्स हैं जो कि सेंटर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये जाने के बाद क्या करते हैं? एक स्ट्रीक बना देते हैं। ये अभी तो देखें आपको सिर्फ एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है? ये थोड़ी देर के बाद ऐसे फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल मैं आपको शो करूंगा अगर, तो ये डिवीजन होती रहती है और ये ऐसे हो जाता है। वो लाइन जो है वो और हो रही होती है, तो ये इस तरह से और डीप जाता रहता है। इस तरह से फिर कुछ टाइम के बाद जाहिर बात है ये और डीप चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? इस चीज को हम नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ये देखें इसको हम किसका नाम देते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। सर मार्जिनल्स और एरिया ओपेका में क्या फर्क है? बेटा यही तो बताया कि मार्जिनल सेल्स को ही हम एरिया ओपेका कहते हैं। मार्जिनल सेल्स का दूसरा नाम है एरिया ओपेका। मतलब मार्जिनल सेल्स जिस जगह होते हैं ना, उस जगह को हम एरिया ओपेका कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो सेल्स जो कि सेंटर में होते हैं, इसका मतलब सेंट्रल सेल्स, उसे हम एरिया पैलोसिटा कहते हैं। उन वो जहां पे रहते हैं उस एरिया, वो एरिया क्या कहलाता है? एरिया पैलोसिटा कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि देखें ब्लास्टुला के बाद जो सेंटर से कुछ सेल्स हैं बिल्कुल नीचे से, वो देख रहे हैं उभरने शुरू हो रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रहे हैं ऐसा ऐसा, और ये ऊपर के पास आते 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 सिलेंडर की तरह हो जाते हैं। इस सिलेंडर को हम नाम दे देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, एक लाइनिंग हो जाती है, उस लाइनिंग को हम किसका नाम दे देते हैं? उस लाइनिंग को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसके पास कुछ स्वेलिंग होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इट हैज अ स्वेलन, इट हैज स्वेलिंग। इसके पास कुछ स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग वाले पोर्शन को होती कहाँ से? ये भी लिख देते हैं, होती है एंटीरियर वाले पोर्शन से। सो लिख देते हैं एट इट्स इंटीरियर। एंटीरियर का मतलब फ्रंट। तो फ्रंट वाले पोर्शन से होता क्या है? ये थोड़ा सा स्वेल होता है। अच्छा, उस स्वेलिंग, जहां से वो स्वेलिंग होती है ना, अब हम इसे नाम दे देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक की जगह प्रिमिटिव नॉट। ये मैं आपको और क्लियर करता हूँ। या तो हम इसे प्रिमिटिव नॉट कहते हैं, और या फिर हम इसे हेंसन नोट कहते हैं। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ये जो यहाँ मैंने ड्राइंग की थी ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा सा हल्का है। अब क्या होगा, ये सेंटर वाला पोर्शन ना थोड़ा सा गहरा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ऐसे, इसी तरह से यहाँ से भी। तो अब ये देखें जहां से स्वेलिंग हुई हुई है ना, फ्रंट वाले पार्ट पे जहां पे स्वेलिंग हुई हुई है, उसे आप किसका नाम देंगे? उसे आप नाम दे रहे होंगे प्रिमिटिव नॉट का। ठीक है, बाकी पूरा पोर्शन क्या कहला रहा है आपके पास? बाकी पूरा पोर्शन आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये देखें, ये यहां से ये पूरा प्रिमिटिव स्ट्रीक ही है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। और जहां से प्रिमिटिव स्ट्रीक में सॉइलिंग आ जाती है, इस सॉइलिंग को हम नाम देते हैं प्रिमिटिव नॉट का और हेंसन नोड का। दो नाम है, आप कोई सा भी एक याद रख लीजिए एग्जाम के लिए। मेरे ख्याल से तो ये क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा खैर, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जायगोट होता है। जब जायगोट के अंदर सेल बन जाते हैं तो अब वो जायगोट की जगह मोरुला पढ़ा जाता है। जब मोरुला के अंदर सेल्स बन जाते हैं तो वो ब्लास्टुला पढ़ा जाता है। इसी तरह से जब ब्लास्टुला भी डिवाइड होता है तब वो क्या बन जाता है? वो गैस्ट्रुला बन जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखें ब्लास्टुला जो आपके पास मोरुला था वो बिल्कुल स्टार्ट की डिवीजन थी। जब डिवीजन कंटिन्यू हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो ब्लास्टुला कह देते। अब होता क्या है, जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं ना,
जब हम एक जायगोट की फॉर्म में होते हैं तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि आपके जो लिवर के सेल्स हैं उनका काम अलग है, तो जहरी बात है उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। आपके ब्रेन के सेल्स अलग तरह के होते हैं, आपके लंग्स के सेल अलग तरह के होते हैं, आपकी किडनीज के सेल अलग हैं, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके सेल्स अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन ही अलग है। तो जब हम जायगोट की फॉर्म में होते हैं तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। मोरुला तक सेल्स एक जैसे होते हैं, ब्लास्टुला तक सेल्स एक जैसे होते हैं। जैसे ही सेल्स गैस्ट्रुला में आते हैं अब सेल्स अपने आप को एक दूसरे से अलग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई लंग का सेल होगा, कोई किडनी का सेल होगा, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का सेल होगा, कोई ब्रेन का सेल होगा, कोई बोन का सेल होगा। तो गैस्ट्रुला एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे सेल्स अपने आप को एक दूसरे से अलग करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखें अब वो क्या कह रहा है आपसे, गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस है माइग्रेशन का। माइग्रेशन का मतलब भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक ब्रेन का सेल है तो जहरी बात है वो मेरी बॉडी में ऊपर की तरफ जाके अरेंज हो जाएगा, वो नीचे वाली लेयर में तो उसका कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई ब्रेन का सेल्स है तो वो टॉप मोस्ट लेयर पे जाएगा और वहां पे जाके स्टे कर लेगा, और स्टे करने के बाद अपने आप को चेंज कर देगा किसकी फॉर्म में, ब्रेन के सेल्स की फॉर्म में। तो वो यही कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। सेल्स को जहां जहां होना चाहिए सेल्स वहां वहां मूव कर जाते हैं। एंड रीअरेंजमेंट, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। अगर लंग का सेल है तो वो लंग की तरह अपने आप को बिल्कुल बना लेगा, अगर वो किडनी का सेल है तो वो अपने आप को किडनी की तरह बना लेगा एट पर्टिकुलर लोकेशंस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, ये जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला की 3 फर्दर लेयर्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है, मोस्ट आउटर लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जायगोट के अंदर, उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम मीसोडर्म कह रहे होते हैं, और जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, एंडोडर्म का नाम देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उस बाहर वाली लेयर को हम किसका नाम देते हैं, एक्टोडर्म। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, मीसोडर्म। और जो उसके भी अंदर लेयर होती है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, एंडोडर्म। भाई थोड़ा सा रह गया, टॉपिक एंड होने वाला है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था ब्लास्टुला के अंदर, ब्लास्टुला के अंदर क्या हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब 2 तरह की लेयर्स होती हैं। एक को हम क्या कह रहे थे, एपीब्लास्ट, और एक को हम कह रहे थे हाइपोब्लास्ट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको पढ़ाया था कि एपीब्लास्ट होते हैं और हाइपोब्लास्ट होती है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के अंदर दोबारा डिवीजन स्टार्ट होती है, जो ऊपर के सेल्स हैं और जो नीचे के सेल्स हैं वो दोनों डिवाइड होते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। एंडोडर्म का मतलब अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर बनती किससे, वो कह रहा है सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो और नीचे की तरफ मूव करती है और एक फ्लोर बना देती है। फ्लोर का मतलब फर्श, ठीक है, ऑफ सब जर्मिनल कैविटी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वर्ड लगाया सब का। जर्मिनल तो आपको पता है, जर्मिनल का मतलब वो लेयर जो कि सेक्स सेल से बन रही है। यहाँ पे सब का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि देखें जर्मिनल लेयर्स तो हमारे पास कौन सी होती हैं, जर्मिनल लेयर्स हमारे पास होती हैं मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये हमारे पास जर्मिनल लेयर्स हैं। अब आपको पता है ये जो लेयर्स हैं ये गैस्ट्रुला की भी टाइप्स हैं, तो इसलिए हम इसे जर्मिनल कैविटी नहीं कह रहे या जर्मिनल लेयर्स नहीं कह रहे, इसे हम सब जर्मिनल कह रहे हैं क्योंकि ये टाइप की भी टाइप है। तो सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट मूव डाउनवर्ड्स, सेल जो होते हैं हाइपोब्लास्ट के वो मजीद नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ जाने के बाद एक फर्श जैसा फॉर्म कर लेते हैं, एक सेंट्रल कैविटी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम किसका नाम दे देते हैं, एंडोडर्म का नाम दे देते हैं। थोड़ा सा रट्टा है, थोड़ा सा टॉपिक भी अजीब सा ही है। मीसोडर्म में क्या होता है, अच्छा अब देखें एंडोडर्म में हमने क्या पढ़ा, जो नीचे वाली लेयर होती है वो मजीद नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद एक कैविटी फॉर्म कर लेती है, फ्लोर फॉर्म कर लेती है, जिसे हम एक फर्श फॉर्म कर लेती है, जिसे हम किसका नाम दे देते हैं, एंडोडर्म का। अब मीसोडर्म में क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर है, देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है सम सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं अब वो नीचे जाते हैं। पहले मैं क्या बता रहा था आपको, जो नीचे वाली लेयर है वही नीचे गई और नीचे जाने के बाद एक कैविटी फॉर्म कर दी, जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, एंडोडर्म। अब वो आपसे क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट, इसका मतलब ऊपर वाली लेयर के सेल। ऊपर वाली सेल के लेयर्स मूव डाउनवर्ड, ऊपर वाली सेल के लेयर्स भी कहाँ गए, नीचे डाउनवर्ड गए थ्रू प्रिमिटिव नॉट। और प्रिमिटिव नॉट आपको पता है क्या होती है, प्रिमिटिव नॉट प्रिमिटिव स्ट्रिक का वो पोर्शन होता है जो कि स्वेल हुआ हुआ होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम से क्लियर किया था
कि अगर प्रिमिटिव सेंट्रल स्ट्रीक, सेंट्रल लाइन, जहां से सेंट्रल लाइन स्वेल हुई भी होगी, सूजी भी होगी, उस हिस्से को आप प्रिमिटिव नॉट का नाम देंगे। तो वो कह रहे हैं कि एपीप्लास्ट के जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, प्रिमिटिव नॉट के थ्रू जाएंगे, और वो क्या फॉर्म कर लेंगे, सेंटर वाली लेयर फॉर्म कर लेंगे, जिससे हम किसका नाम देंगे, मेसोडर्म। अच्छा, अब बस आपके पास एक लेयर रह गई, अब जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। अच्छा, अब देखें लिखा हुआ है द रिमेनिंग सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट। अब जो बेचारे सेल्स बच चुके हैं ना ऊपर वाले, वो क्या फॉर्म कर देंगे, वो एक्टोडर्म फॉर्म कर देंगे। सिंपल सा है, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है। एक दो डायग्राम्स मुझे आपको दिखानी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेक्चर शुरू होते ही मैंने आपको बताया कि जब आपका जायगोट डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। स्टार्ट में आपके पास 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, यहां तक की स्टेज कहलाती है मोरुला स्टेज। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और मोरुला स्टेज के बाद जब मजीद डिवीजन होगी तो हमने किसी का नाम दिया था उसे, ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जब ये सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन के लिहाज से, स्पेसिफिक ऑर्गन के लिहाज से, अब देखें शुरू में तो हमारे सारे सेल एक जैसे होते हैं, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लंग्स के बन जाएंगे, कुछ किडनी के बन जाएंगे, कुछ ब्रेन के बन जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा काम होगा तो आप उसे किसका नाम देंगे, आप उसे गैस्ट्रुला का नाम देंगे। और गैस्ट्रुला के अंदर मजीद 3 लेयर्स होती हैं जो हमने अभी पढ़ी, एक एंडोडर्म, एक मेसोडर्म, एक एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म में क्या होता है, जो नीचे वाले सेल्स होते हैं मजीद नीचे जाते हैं और ग्राउंड पे एक फ्लोर तैयार कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। मेसोडर्म क्या होते हैं, ऊपर वाले सेल, अब नीचे वाले सेल नहीं है, ऊपर वाले सेल मजीद नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं किसके थ्रू, प्रिमिटिव नॉट के थ्रू। प्रिमिटिव नॉट क्या है, प्रिमिटिव नॉट वो सेंट्रल लाइन का स्वेलिंग पोर्शन है जो स्वेल हुआ है, उसके थ्रू नीचे जाएंगे। उसके थ्रू नीचे जाने के बाद क्या करेंगे, वहां पे एक लेयर फॉर्म कर देंगे, जिससे हम किसका नाम दे देते हैं, मेसोडर्म। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा, अब जो कुछ सेल ऊपर बच चुके हैं वो बेचारे ऊपर की लेयर ही फॉर्म कर देंगे, जिसे हम किसका नाम देते हैं, एक्टोडर्म। अच्छा खैर, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अ कैविटी इज फॉर्म्ड कॉल्ड सीलम। ये तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में भी पढ़ा होगा, किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो भी लेयर्स के दरमियान कैविटी होती है उसे हम सीलम कहते हैं। कोई कोई टीचर इसे सिलोम पढ़ता है, वैसे इसे हम जर्नली सीलम पढ़े होते हैं। सर आपकी आवाज गूंज रही है। गूंजने दे बेटा, आपको क्या लगे इससे। अच्छा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो लास्ट वाली डायग्राम है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 लेयर्स बनी क्यों। क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर सब चीजें ऑर्गन नहीं है, मतलब सारे सॉफ्ट ऑर्गन नहीं है, कुछ बोन्स हैं, अब जाहिर बात है बोन्स तो हार्ड होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स बिल्कुल थिन होती हैं, और जाहिर बात है कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, वो बेचारे सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए एक्टोडर्म, यहाँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म फॉर्म करता है आपका एक्सोस्केलेटन। ठीक है, मतलब जो भी आपका बोनी स्ट्रक्चर होगा उसे फॉर्म करेगा, नेल्स की फॉर्मेशन करेगा, ये सब काम कर रहा है एक्टोडर्म। मेसोडर्म का काम क्या होगा, मेसोडर्म आपके ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, जैसे किडनी, ब्रेन, लिवर। इसी तरह से एंडोडर्म पे आ जाइए, एंडोडर्म का काम क्या होगा, एंडोडर्म इनर लाइनिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए इनर लाइनिंग फॉर्म करेगा, जिसे हम किसका नाम देंगे, एंडोडर्म का नाम देंगे। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कौन चीज क्या फॉर्म कर रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मुझे स्लाइड मिली थी, मैंने इंक्लूड कर दी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। कल मैं आपका एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है, और उससे पहले मैं आपको 5 मिनट का इसका रिव्यू दे दूंगा। अगर आपको कल भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जी क्लास, अगर देखिए थोड़ा सा आपको याद तो करना है, या तो जाहिर है आप करेंगे। मैं अगर इतनी स्पीडीली ये सब बातें बोल रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से सब बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, मेरी इसकी प्रैक्टिस हुई हुई है। बेटा इनर लाइनिंग का मतलब है, इनर लाइनिंग का मतलब है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसके ऊपर जो भी मेम्ब्रेन है उसे हम इनर लाइनिंग कह रहे हैं। सर इस क्वेश्चन की डायग्राम तो नहीं है, बिल्कुल है, इस क्वेश्चन की डायग्राम बिल्कुल है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बनी हुई है, आप वहां से
वो डायग्राम बना लीजिए। सर इस चैप्टर में बस यही टॉपिक, जी इस चैप्टर में यही टॉपिक याद करना है आपने बस। सर आपने शुरू में सब सेल्स एक जैसे होते हैं, फिर ये डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? बेटे डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? डिफरेंशिएट सेल्स खुद ही होने लग जाते हैं भाई जब सेल बड़ा होने, भाई देखो क्यों शुरू में सेल्स एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि सेल बिल्कुल नया नया बना होता है और शुरू में हर बनने वाला सेल एक ही तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे सेल को न्यूट्रिएंट मिलता रहता है तो सेल अपने आप को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, और वो अपने मदर की वजह से जीन्स तो लेके आया हुआ होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को चेंज कर रहा होता है। तो ये सब मिनरल्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है बस। ये एक नेचर है उनकी। सर ये वीडियो सेंड कर दें? अच्छा देखो हसन, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, सेल्स के पास कोई ब्रेन तो होता नहीं है, ठीक है, सेल्स के पास कोई ब्रेन होता नहीं है। वो सेल्स जहां से आते हैं ना, वो सेल्स बिल्कुल उसी की तरह अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं एक एक्सपेरिमेंट। हमने एम्ब्रियोनिक सेल को, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक बेबी होगा, उसका हमने सेल्स निकाल लिए, ठीक है, उसके हमने सेल्स निकाल लिए। उसके सेल्स को जब तुम मेरे सैंपल के साथ रखोगे ना, फॉर एग्जांपल तुमने मेरे आंखों के सेल्स के साथ उन्हें रख दिया, तो जब तुम उन्हें मेरे आंखों के सेल्स के साथ रख दोगे तो सारे के सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स आंखों के सेल्स बना लेंगे, एक भी लिवर, एक भी किडनी, एक भी लंग्स का सेल बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में? बेटा न्यूरलेशन, न्यूरलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब बनना, न्यूरल ट्यूब का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये बनना न्यूरलेशन कहलाता है। सर कॉपी में नोटोकॉर्ड का टॉपिक है, ठीक है डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ऐसा नहीं, सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसे रखा हुआ कहाँ है, क्योंकि जब वो मदर के पास होता है तो वो जाहिर बात है उसी का एनवायरनमेंट ले रहा होता है सारा का सारा, तो उसे जहां रखोगे एक सेल बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, फिर बाकी से हम कल भी डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत आपको। बेटा सब जर्मिनल मींस, सब जर्मिनल का मतलब है जर्मिनल की भी टाइप्स। जर्मिनल का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेक्स सेल्स। तो जर्मिनल लेयर का मतलब है वो लेयर जो कि सेक्स सेल से बनी है। सेक्स सेल्स, स्पर्म ओवम मिलके जायगोट बना, जायगोट की वजह से जो भी लेयर्स बन रही हैं उसे हम कह रहे हैं जर्मिनल लेयर्स। और जर्मिनल लेयर की वजह से जो लेयर बनेगी उसे आप बोलोगे सब जर्मिनल लेयर। सर ये इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर रखा हुआ है पूरा 100%। ठीक है, अब हम क्लास को एंड कर रहे हैं, अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कल भी पूछ सकते हैं। पहले हम इसे रिपीट कर लेंगे हल्का सा, फिर हम अगली क्लास शुरू कर देंगे।